अब हम देखते हैं अपना सेकंड एप्लीकेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, जो कि है वेल ऑफ डेथ, जिसको हम लोग बोलते हैं मौत का कुआं। और सेकंड एप्लीकेशन विल बी वेल या तो वॉल ऑफ डेथ, मौत का कुआं। देखिए इसको मौत का कुआं या वेल ऑफ डेथ क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जनरली परफॉर्म किया जाता है सर्कस में। इट्स अ काइंड ऑफ स्टंट। तो जो उसका जिसमें अपना व्हीकल घूमता है उसका जो शेप होता है वो वेल के शेप का रहता है, कुएं के शेप का रहता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं मौत का कुआं। अभी देखिए इसमें होता क्या है, एक आपका हॉलो वर्टिकल सिलेंडर रहता है, हॉलो वर्टिकल सिलेंडर जो कि वेल के शेप का रहता है। उसमें व्हीकल आपका क्या करता है, हॉरिजॉन्टल सर्कल को ट्रेस करता है, कंटिन्यूस हॉरिजॉन्टल सर्कल को ट्रेस करता है। और इस प्रकार का खेल आपने सर्कस वगैरह में ऑब्जर्व किया रहेगा, वहां पे मोस्टली देखने को मिल जाता है। अगर आपने देखा है तो वेल एंड गुड, नहीं तो एक डायग्राम बना रहा हूं तो आप कोशिश कीजिए समझने का होता क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे एक वेल, जो कि है अपना हॉलो वर्टिकल सिलेंडर। ऐसा कुछ का शेप रहता है। तो ये वेल का शेप हो गया। सपोज करो हमारा व्हीकल यहाँ पे है, दिस इज द पोजीशन ऑफ व्हीकल। अब अगर ये व्हीकल यहाँ पे है तो क्या करेगा, वो सर्कुलर मोशन अलोंग दी वेल। तो जो डॉटेड लाइन दिख रहा है उसके अलावा क्या करेगा, वो कंटिन्यूस सर्कुलर मोशन करेगा, और उस सर्कुलर मोशन का सेंटर यहाँ कहीं लाई करेगा, और इसका रेडियस क्या हो जाएगा, सेंटर और व्हीकल के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेडियस। क्लियर है, ये तो हो गया उसका शेप। अभी अगर मेरा व्हीकल यहाँ पर है तो इस व्हीकल के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, तो अपना नेक्स्ट एम क्या रहेगा, फोर्सेस एक्टिंग ऑन व्हीकल। तो हम अब कोशिश करते निकालना इस व्हीकल पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट करेंगे। क्लियर है, तो सबसे पहला फोर्स क्या होगा, इस व्हीकल का वेट, कि वेट हमेशा क्या आता है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है। तो इस व्हीकल का वेट कहां जाएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो द फर्स्ट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस व्हीकल इज वेट mg, जिसका डायरेक्शन क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड, नीचे की ओर जा रहा है। क्लियर है। अब सेकंड अपना कौन सा फोर्स होगा, नॉर्मल रिएक्शन। जैसे हमने फर्स्ट एप्लीकेशन में देखा था, उस समय मेरा सरफेस क्या था, हॉरिजॉन्टल था, तो मेरे नॉर्मल रिएक्शन डायरेक्शन क्या था, वर्टिकल गया था। बट इस केस मेरा वॉल कैसा है, मेरा वॉल ऐसा है, वर्टिकल है, तो मेरा डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर इसके ऊपर, मतलब हॉरिजॉन्टल। क्लियर है। तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, और इस केस से मेरा सरफेस क्या है, इसका वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन क्या देगा, टुवर्ड सेंटर। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। तो सेकंड फोर्स मेरा कौन सा एक्ट किया है इसमें, नॉर्मल रिएक्शन, डिनोटेड बाय लेटर n, और इसका डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स द सेंटर। अभी देखिए तीसरा कौन सा फोर्स एक्ट करेगा इसके ऊपर। सो द थर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन दिस व्हीकल इज फ्रिक्शन। और हम ऑलरेडी जानते हैं हमारा फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा मोशन के अपोजिट साइड होता है। तो इस केस से मोशन कहां होगा, अगर मैं व्हीकल को स्टॉप कर दूं, रोक दूं, उसकी स्पीड को 0 बना दूं, तो नीचे की ओर गिरेगा, मतलब मेरा मोशन कहां जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, तो फ्रिक्शन क्या उसके अपोजिट साइड में होगा। तो इस केस में फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा, Fs। तो तीसरा फोर्स मेरा कौन सा था, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, Fs, बिटवीन, और ये किसके बीच में लग रहा है फोर्स, तुम्हारे व्हीकल के टायर और वॉल के बीच में, तो बिटवीन वॉल एंड टायर एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। तो तीन फोर्स इस व्हीकल के ऊपर लग रहा है, वेट, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, नॉर्मल रिएक्शन, परपेंडिकुलर टू सरफेस, और उसका डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स सेंटर, और तीसरा फोर्स है अपना फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन वॉल एंड टायर। तो ये तीन फोर्सेस लग रहे हैं हमारे व्हीकल के ऊपर। अब हम तीनों में रिलेशन निकालते हैं कि कौन किसको बैलेंस कर रहा है। तो डायग्राम में क्लियरली दिख रहा है मेरा फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में है, और मेरा वेट नीचे की ओर जा रहा है, दोनों दूसरे को बैलेंस कर जाएंगे। तो मैं सिंपली लिख सकता हूं कि Fs इज इक्वल टू mg, मेरा फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन वेट को बैलेंस कर रहा है। तो मेरा पहला इक्वेशन आ गया। और दूसरा इक्वेशन में क्या देख सकता हूं, मेरा नॉर्मल रिएक्शन सेंटर की ओर जा रहा है, मतलब मैं सिंपली बोल सकता हूं कि नॉर्मल रिएक्शन इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को कौन प्रोवाइड कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन। या तो मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूं कि ये नॉर्मल रिएक्शन किसको बैलेंस कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। क्लियर है।
सो आइदर वी कैन से कि नॉर्मल रिएक्शन इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये नॉर्मल रिएक्शन क्या कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा है। तो मेरा दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। अभी देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स के 3 फॉर्मूले थे, बट उसमें से मैं सिर्फ पहला फॉर्मूला रिफर कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे मेरा एम क्या है, वेलोसिटी का वैल्यू निकालना, तो इसलिए बाकी 2 फॉर्मूले को मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूं। तो मेरे पास 2 फॉर्मूले आ गए। इसके अलावा हमको एक चीज मालूम है, वी नो दैट कि Fs जो कि होता है फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन शुड ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू म्यू एस टाइम ऑफ एन। इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा म्यू एस एन से छोटा ही होना चाहिए, उससे बड़ा हो ही नहीं सकता। तो इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकली कैसे लिख सकता हूं, एफ एस इज लेस देन और इक्वल टू म्यू एस टाइम्स ऑफ एन। क्लियर है? अभी यहां पे मैं इक्वेशन और 1 2 से जो भी वैल्यू मुझे मिलेगा सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इन प्लेस ऑफ एफ एस आई कैन राइट एम जी। तो एफ एस के बदले क्या हो जाएगा, एम जी आ जाएगा। एम जी इज लेस देन और इक्वल टू किसके बराबर होगा, म्यू एस। तो यहाँ पे फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट है, म्यू एस ऐसे लिखता हूं मैं, और एन के बदले में क्या रख सकता हूं, एम डी स्क्वायर अपॉन आर। तो हमने सिंपली क्या किया, इस फॉर्मूले में 1 और 2 का वैल्यू उठा के सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो यहाँ पे m और m कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ बचा है g। सो g इज लेस देन और इक्वल टू म्यू एस टाइम्स ऑफ v स्क्वायर अपॉन r। क्लियर है? सिर्फ इतना बचा है मेरे पास। अभी मुझे वेलोसिटी निकालना है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, r को वहां लेके जाऊंगा, तो हो जाएगा gr, और म्यू एस को नीचे लेके चले जाऊंगा, हो जाएगा म्यू एस इज लेस देन और इक्वल टू v स्क्वायर। क्लियर है? अब इसी देखो फॉर्मूले को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं ना कि v स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू gr अपॉन म्यू एस। तो सिंपली मैंने क्या किया, इसी फॉर्मूले को इस फॉर्म में लिखा, कुछ अलग फॉर्म नहीं, सेम ही फॉर्म है। यहाँ पे क्या था, v स्क्वायर राइट हैंड साइड में था, उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेकर चले आया। क्लियर है? तो v स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू gr अपॉन म्यू। सिंस हमको v निकालना है तो सिंपली अंडर रूट ले लो, तो v इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट में gr अपॉन म्यू एस। अभी ये फॉर्मूला क्या बोल रहा है कि जो ये व्हीकल है उसकी लीनियर स्पीड gr अपॉन म्यू से इक्वल या तो बड़ी होनी चाहिए, उससे कम नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, दिस इज माई मिनिमम स्पीड। ये क्या हो गया, मेरा मिनिमम स्पीड हो गया कि मेरी स्पीड इससे कम नहीं हो सकती। इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस स्पीड, इट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू gr अपॉन म्यू एस। सो दिस इज माई मिनिमम स्पीड। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 रिफर करता हूं। तो मिनिमम स्पीड कितना आ गया, gr अपॉन म्यू। इसका मतलब क्या है, जो यहाँ पे वेल ऑफ डेथ में व्हीकल सर्कुलर मोशन कर रहा है उसकी स्पीड कम से कम इतना होना ही चाहिए। अगर इससे थोड़ा भी कम हो गया तो व्हीकल क्या होगा, इट विल फॉल डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अगर वो गिर जाएगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इसीलिए ये क्राइटेरिया याद रखना है कि वेल ऑफ डेथ में अगर आप व्हीकल को चला रहे हो तो आपकी स्पीड कम से कम gr अपॉन म्यू एस होनी चाहिए। जैसे कि हमने अपने पहले एप्लीकेशन में देखा था कि ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक आपकी एक मैक्सिमम स्पीड रहती है, आप उस स्पीड लिमिट को ब्रीच नहीं कर सकते हो, आप उसके ऊपर नहीं आ सकते हो। अगर उसके ऊपर गए तो आपका व्हीकल क्या हो जाएगा, आउटवर्ड डायरेक्शन स्किड हो जाएगा। उसी प्रकार वेल ऑफ डेथ में एक मिनिमम स्पीड रहता है कि आप इस स्पीड से कम स्पीड से नहीं चला सकते हो। क्लियर है? तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका।